नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। खबर कांग्रेस से जुड़ी है। कांग्रेस 1 नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। सदस्यता अभियान की शर्तें ये अभियान शुरू होने से पहले ही सुर्खियों में हैं और इनमें से कई शर्तें तो ऐसी हैं जिस पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। क्या हैं वो शर्तें जो किसी को कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले माननी होंगी? देखिए ये रिपोर्ट। मैं घोषणा करता हूँ, मेरी आयु 18 साल या उससे अधिक है। मैं मादक पेय और नशीले पदार्थों से दूर रहता हूँ। मैं सामाजिक भेदभाव नहीं करता। मैं धर्म और जाति के भेदभाव को नहीं मानता। अगर आप सोच रहे हैं कि यह घोषणा पत्र किसी सरकारी नौकरी के लिए है तो आप गलत हैं। दरअसल यह घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है और ये उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। यानी कांग्रेस की सदस्यता लेनी है तो ऐसी 10 घोषणाओं को लेकर हलफनामा देना होगा, तभी कांग्रेस की सदस्यता मिल सकेगी। प्रमाणित खादी पहनना जैसी रोचक शर्तें भी इस हलफनामे का हिस्सा हैं। हमने अपने सदस्यता अभियान में इसलिए ये जागरूकता रखी है ताकि आगे से कोई ऐसा व्यक्ति शामिल ना हो जाए जो समाज के लिए आपत्तिजनक हो। इसलिए शुभारंभ करने से पहले ये जरूर जांच परख लें कि सदस्यता लेने वाला व्यक्ति कौन सा है। ये विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि एक मिस कॉल लगाओ कोई भी व्यक्ति उसका सदस्य हो जाए। हमारे यहाँ स्वच्छ विचारों के लोगों की आवश्यकता है, इसलिए हमने इस पर जोर दिया है। कांग्रेस पार्टी पिछले लंबे वक्त से भीतरी सियासी उलटफेर से जूझ रही है। कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में उसे अब नई फौज तैयार करना है, लेकिन नए सदस्यों के लिए जो शर्तें कांग्रेस ने तय की हैं उन पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है ऐसा होगा तो कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं बचेगा। पहले अब कांग्रेस अपने नेताओं को ही देख ले कि उसमें से कितने नशा करने वाले हैं, कितने ऐसे लोग हैं, तो पहले उनको हटाएं फिर अभियान चलाएं। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू होगा। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल में इसकी शुरुआत करेंगे। 31 मार्च 2022 तक चलने वाले इस अभियान में 25 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी का जोर युवा, किसान और महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने पर रहेगा। अब देखना होगा कि इन शर्तों के साथ 5 रुपए सदस्यता शुल्क देकर कांग्रेस में कितने नए सदस्य बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि भारतीय राजनीति में कई दशकों तक बीजेपी का दबदबा रहेगा और मोदी युग के अंत का इंतजार करना कांग्रेस की बड़ी भूल होगी। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन इस पर मध्य प्रदेश में अब बहस गर्मा गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस में क्या कमी? पीके ने फिर ये बात कही। संगठन, नेता, कार्यकर्ता सब पार्टी के पास, फिर भी बीजेपी से खाते हैं मात। कहने को देश भर में कांग्रेस के कार्यालय हैं, देश भर में उनके पास कार्यकर्ता और नेता भी हैं, लेकिन कितने राज्यों में उसकी सरकार है? जब ये सवाल पूछा जाता है तो पार्टी के परफॉर्मेंस पर सवाल उठने लगते हैं। फिर बीजेपी की ताकत और कांग्रेस की ताकत की तुलना होने लगती है। एक बार फिर इस चर्चा को हवा दी है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। वही प्रशांत किशोर जिन्होंने हाल ही में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। वही प्रशांत किशोर जिसके कांग्रेस में शामिल होने की खूब अटकलें भी थीं। भारतीय राजनीति में कई दशकों तक बीजेपी का दबदबा रहेगा और मोदी युग के अंत का इंतजार करना कांग्रेस नेता की बड़ी भूल होगी। जिस तरह 40 साल पहले तक कांग्रेस सत्ता का केंद्र रही, उसी तरह बीजेपी भी देश के सत्ता का केंद्र बनी रहेगी। राहुल गांधी भ्रम में है कि बीजेपी केवल मोदी लहर तक ही सत्ता में रहने वाली है। प्रशांत किशोर ने यह बात गोवा में तृणमूल कांग्रेस के एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान कही, लेकिन इस पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। मध्य प्रदेश में भी चर्चा गर्म है। वैसे प्रशांत किशोर कांग्रेस संगठन की ओर इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले ही बंसल न्यूज पर जब पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन से जुड़े सवाल का जवाब दिया था तो उनका क्या मानना था, पहले इसे देखिए। क्या बाई इलेक्शंस के बाद आप पुनर्गठन करेंगे एक पीसीसी का पूरे तरीके से? अगर आवश्यकता पड़ी, देखिए पुनर्गठन ऊपर से नहीं होता, पुनर्गठन नीचे से होता है, ये हमें समझना है।
वैसे तो कमलनाथ का ये बयान प्रशांत किशोर के बयान से पहले का है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस के सबसे ज्यादा अनुभवी नेता के बयान को अगर प्रतिक्रिया भी माने तो यही कहा जाएगा कि पीके की सोच और कांग्रेस की कार्यशैली अलग अलग है। वैसे एमपी कांग्रेस और बीजेपी में क्या हलचल है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक पद्धति का विकास इतने सालों में किया है, तो ये यहाँ नेचुरली प्रोसेस है कि लोगों को ऊपर लाना। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या है, एक परिवार तक वो सीमित हैं, और जिसके कारण से कांग्रेस देश के अंदर अस्तित्व खो रही है। तो प्रशांत किशोर जी कहें या कोई कहें, ये तो नेचुरली है। एक परिवार चलाएगा तो अंत में क्या होगा, जो कांग्रेस का हो रहा है वही होगा। देखिए, पीके एक चुनाव और मीडिया मैनेजमेंट का काम करते हैं। पहले भी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने चुनाव मैनेज किए हैं। फिर अभी बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी के लिए चुनाव होगी। अब गोवा में कहीं न कहीं और किसी दूसरे या तीसरे का चुनाव मैनेज कर रहे होंगे, तो जो जैसा उनको फीट करता है उसके हिसाब से बोलते रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रशांत किशोर के बयान से दो बातें झलक रही हैं। पहला, उनके बयान में सुझाव है। दूसरा, वो कांग्रेस से कई मुद्दों पर असहमत भी है। तो क्या इसलिए अभी तक वो कांग्रेस में नहीं जा पाए? क्योंकि राहुल प्रियंका से मुलाकात के बाद उनके कांग्रेस में शामिल होने की खूब अटकलें थी। अब बात कांग्रेस की कमजोर नब्ज की, जिस पर पीके सबका ध्यान खींच रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती जा रही है। कई नेता कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे हालात दिख चुके हैं। कई बार बदलाव की मांग उठी, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ वो जरूर बदल गया जो इंतजार नहीं कर सका। तो क्या कांग्रेस सिर्फ वक्त के भरोसे है? क्या पार्टी के लिए वक्त बदलेगा या पार्टी को बदलना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी और हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे के बाद रायपुर वापस लौटे। और रायपुर लौटते ही सीएम बघेल ने पीएम मोदी पर एक बड़ा हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी को इतिहास का सबसे असफल और जुमलेबाज प्रधानमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने बताया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को आजादी के बाद का सबसे सफल पीएम बताया था, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर लौटते ही ये बयान दिया है। शाह जी ने जो बातें कही, ये उनका आकलन हो सकता है, लेकिन जब इतिहास समीक्षा करेगी तो देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी लागू किया, उसे देश में क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। जीएसटी जब लागू किया तब देश के अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। और जब देश में वैक्सीन उत्पादन हो रहे थे और निर्यात कर रहे थे और यहाँ लगातार कोरोना में वृद्धि हो रही थी, उसको लोग समीक्षा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे असफल और जुमलेबाज प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम दर्ज होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और चलिए बात एक और सबसे चर्चित खबर की। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को 25 दिन के बाद आखिरकार जमानत मिल ही गई। 2 नवंबर को उनके पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है, इसलिए कोर्ट के इस आदेश को शाहरुख खान के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट भी माना जा सकता है। आर्यन के साथ साथ अरबाज और मुनमुन को भी कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि आर्यन को आज की रात जेल में काटनी होगी, कल या परसों उन्हें जेल से रिहा किया जा सकता है। आपको बता दें कि 23 साल के आर्यन को एनसीबी अधिकारियों द्वारा एक क्रूज शिप पार्टी पर छापे के बाद 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल आर्यन एक अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट के साथ आर्थर रोड जेल में बंद है, जबकि मुनमुन धमीचा भाई खला महिला जेल में बंद है। खबर गुजरात से है, जहां के सूरत में दिवाली से पहले एक हैरान करने वाला हादसा देखने को मिला है। यहां 5 बच्चे सीवर के मेन होल के ऊपर बैठकर पटाखे जला रहे थे। इसी दौरान सीवर से निकल रही गैस
अचानक से आग भड़क गई और सभी बच्चे उस आग में झुलस गए। दरअसल ये घटना तुलसी दर्शन सोसाइटी की है, जहां सीवर के ढक्कन के नीचे से गैस पाइपलाइन गुजरती है। इसमें लीकेज हो रहा था। बच्चों ने पटाखे जलाने के लिए आग लगाई तो नीचे से निकलने वाली गैस ने आग पकड़ ली और बच्चे उसी आग की चपेट में आ गए। यह हादसा वहां लगे एक घर के सीसीटीवी में कैद हुआ है। खुशकिस्मती ये रही कि बच्चे गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुए। सोसाइटी में ग्राउंड गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है। बताया जा रहा है इसी दौरान बुधवार को गली नंबर 7 के पास एक पाइपलाइन डैमेज हो गई थी, जिसकी मरम्मत का काम जारी था। इसी दौरान बच्चे खेल खेल में मेनहोल के ढक्कन के पास पहुंच गए, जहां पटाखे रखकर जलाने की कोशिश की। यहां जमा गैस ने आग पकड़ ली। हालांकि गैस कम मात्रा में मौजूद थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। बाद में इस आग को काबू में कर लिया गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कुमार शुक्ला साहब, चलिए मैं सीधे ले चलता हूं आपको मुंबई, और हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज शर्मा जी। बहुत स्वागत करता हूं रावत साहब आपका। नमस्कार। बहुत स्वागत करता हूं शुक्ला साहब। धन्यवाद। मैं आपको पीछे ले जाता हूं। उन ऋषि कुमार शुक्ला साहब को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं जो 75 से 80 के बीच में सपने लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मनोज जी, इस कार्यक्रम में हम टाइम मशीन जैसे किसी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और मैं आपको ले चलता हूं मुरैना के एक छोटे से कस्बे में। चुनाव और मीडिया, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। कहाँ ये सपना पला मन में कि मुझे देश की श्रेष्ठ अखिल भारतीय सेवा में, पुलिस सेवा में आना है। संघर्ष का रास्ता उसी भट्टी में तपने का है जहां आग इतनी तेज होती है कि वजूद पिघल जाता है। सर, आपने कैसे बचाया? कुछ आप महसूस करते हैं कि अलग अलग तरह के काफी दबाव भी आपके ऊपर या निर्वाचन आयोग के ऊपर आते हैं? अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। आध्यात्म का सूर्योदय, मन की गुत्थियां। जो सबसे ज्यादा गतिशील है वो मन है, क्योंकि मन किसी के रोके नहीं रुकता। खबरें जरा हटके, घूमना फिरना, गाना बजाना। 5 बरस की मीरा लाडली हो, और होगी बात खाने खजाने की, बात लाइफस्टाइल की, सीक्रेट हेल्थ के और वेल्थ के। मन की बातें जानने की कोशिश कीजिए, उन्हें समझाइए नहीं, उनकी पूरी बातें सुनिए। बात आपके सितारों की और आपकी किस्मत की। बंसल वीकेंड, शनिवार और रविवार बंसल न्यूज पर दिन भर। What is the place to fulfill them? And which is the way? We are here to make your dreams come true. BGI, Yoshila Devi Bansal College, Indore. Yoshila Devi Bansal College of Technology is a private engineering and management institute. India mainly offering graduate and postgraduate courses in engineering and management programs. BGI, one association for many great careers. Thank you BGI for supporting me in my dreams. BGI, Yoshila Devi Bansal College, Indore. जो परमात्मा करता है बहुत अच्छा करता है। हमारी इच्छा से नहीं हुआ ना, उसकी इच्छा से हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। एक क्षण जो आपके जीवन में आया है वो पहला और आखिरी आया है, इसलिए तो समय मूल्यवान है। धन का श्रेष्ठतम उपयोग है दान। दान दीन को करिए, दान दरिद्र को करिए। व्यर्थ बोलना अनर्थ की निशानी है। सारी चीजें, सारे अनर्थ जो हैं वो व्यर्थ से होते हैं। बहुत अच्छा सूत्र। जो सबसे ज्यादा गतिशील है वो मन है, क्योंकि मन किसी के रोके नहीं रुकता। जाको प्रभु
दारुण दुख दीना और ताकि मति पहले हर लेना, तो ये मति का हरण ही क्रोध करता है। नमस्कार, कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुलाकात करिए ओपी रावत साहब से, मुलाकात कीजिए अफसरनामा में ऋषि कुमार शुक्ला साहब। चलिए मैं सीधे ले चलता हूं आपको मुंबई, और हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज शर्मा जी। बहुत स्वागत करता हूं रावत साहब आपका। नमस्कार। बहुत स्वागत करता हूं शुक्ला साहब। धन्यवाद। मैं और बच्चों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से कुपोषण को समाप्त करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के मुंह से निवाला छीनने में लगे हैं। नौनिहालों को दिए जाने वाले पोषण आहार में किस तरह कमीशन का खेल चल रहा है, इसकी बानगी कोरबा जिले में सामने आई, जहां पिछले कई साल से हितग्राहियों को आधा पोषण आहार ही दिया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए ये खुलासा। कुपोषण का आंकड़ा कम करने पर सरकार का फोकस है, इसलिए गांव के गरीब बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण आहार दिया जाता है, जिसमें उनकी उम्र के अनुसार खाना और रेडी टू ईट दिया जाना है। लेकिन कोरबा जिले में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के हक को छीना जा रहा है। नियम के तहत महीने में प्रति हितग्राही 4 से 5 पैकेट रेडी टू ईट दिया जाना है, लेकिन ज्यादातर आंगनबाड़ियों में 1 या 2 पैकेट ही भेजा जा रहा है। ये सिलसिला कई साल से चल रहा है। उन केंद्रों के बच्चों को परियोजना के अंतर्गत हम लोग रेडी टू ईट की उपयोगिता पर जागरूकता कार्यक्रम बालकों की तरफ से चला रहे हैं, और इसमें जब हम लोग ने आया पता किए तो जितने हितग्राही हैं उनके उस हिसाब से रेडी टू ईट नहीं मिल पा रहा है। तो हमने जब इसका पता किया कि कौन समूह देता है, तो जब समूह वालों से बात किया तो लोगों ने बोला कि हमको भी ऊपर से इसका जो राशन है वो पूरा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग नहीं सप्लाई कर पाए थे। बेला कछार सेक्टर के अंतर्गत 27 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। नियम के तहत महिला समूह की ओर से ही आंगनबाड़ी केंद्रों तक रेडी टू ईट पहुंचाना है, लेकिन इसके विपरीत समूह की महिलाओं ने इसकी जवाबदारी पंकज नाम के एक ठेकेदार को दे दी है, और अब महिला समूह केंद्रों में कम मात्रा में रेडी टू ईट पहुंचाने पर ठेकेदार पर आरोप मढ़ रही है। अभी हाल फिलहाल में कुछ शिकायत आ रही इसका 5 दिन पहले? हाँ भास्कर सर करे रहे हैं शिकायत। कैसे काम देते हो कहिस रेडी टू ईट लो यहाँ का परसा खोला का तो मन गे रही दे है तो मतलब मैडम नहीं रही से। 27 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 3000 पैकेट रेडी टू ईट तैयार किए जाता है, और पिछले कई साल से हितग्राहियों तक आधे से भी कम पोषण आहार पहुंच रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि नौनिहालों को दिए जाने वाले पोषण आहार के नाम पर किस कदर कमीशन का खेल चल रहा है। इस मामले में न सिर्फ समूह की महिलाएं, ठेकेदार, बल्कि विभाग के जिम्मेदार अफसरों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल बच्चों और महिलाओं को आधा आहार देने की खबर से विभाग में हड़कंप है, लेकिन देखना होगा कि बच्चों का निवाला छीनने वालों पर क्या कार्रवाई होती है। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा। आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शानदार शुरुआत हुई। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। और अब माननीय संस्कृति सीधी तस्वीर इस वक्त आपको रायपुर से इसी कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही हम माननीय मंचस्थ अतिथि गणों से निवेदन करते हैं कि कृपया दर्शक दीर्घा में पधारने का कष्ट करें। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रारंभ होने जा रही है। समस्त मंचस्थ अतिथि गणों से निवेदन। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का एक शानदार आगाज हो चुका है। सुबह से शुरू हुए अनेक कार्यक्रम, सबसे पहले उद्घाटन सत्र और उसके बाद प्रस्तुतियां, अलग अलग राज्यों से आए हुए दल। हम आपको बता दें कि अभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में सबसे पहले क्रम पर उज़्बेकिस्तान की टीम हमारे बीच है और उसके पहले स्वाज़ीलैंड से आई हुई टीम अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी।
हमें बहुत खुशी है कि आज इन प्रस्तुतियों के बीच छिंदवाड़ा से भी एक दल हमारे बीच आया हुआ है और ये खुशी इसलिए दुगनी हो जाती है कि माननीय राज्यपाल जी के गृह क्षेत्र से ये दल यहाँ पर आ रहा है और आ चुका है और उनकी प्रस्तुति भी होगी। लेकिन सबसे पहले हमारे बीच स्वाजीलैंड की टीम अपनी प्रस्तुति देंगी, फिर छिंदवाड़ा की टीम और फिर उज़्बेकिस्तान की टीम अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी और उसके बाद माली की प्रस्तुति होगी। तो लीजिए कुछ मंचीय व्यवस्था, तब तक हम आपको स्वाजीलैंड की प्रस्तुति के बारे में जानकारी दे दें। गौरव जी, स्वाजीलैंड से आई हुई ये टीम अपनी प्रस्तुति देगी। यह नृत्य अपने वीर सैनिकों और योद्धाओं के उत्साह वर्धन के लिए किया जाता है। ये परंपरा वर्षों से इस समुदाय में चली आ रही है। 3 प्रस्तुतियां इस संपूर्ण नृत्य में समाहित हैं। सिंजिगली नृत्य, इंडलामू नृत्य और देवाहेला नृत्य। अगर सिजिंगली नृत्य की बात करें तो विवाह जैसे मांगलिक अवसरों और त्योहारों के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। विशेष रूप से इस नृत्य में मनोरंजन, हास परिहास शामिल होता है। इंडलामू इस विधा की हम बात करें तो यह नृत्य स्वाजीलैंड के सांस्कृतिक समारोह और प्रतियोगिताओं में अपनी खास शैली और आंगिक गतिविधियों के कारण हमेशा शामिल किया जाता रहा है। देवाहेला ये एक और विधा है। यह नृत्य गीत दल में शामिल सभी कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति की सांकेतिक समाप्ति के रूप में किया जाता है। तो इन तीनों विधाओं का एक समागम है एक ही। चलिए, इस रंगारंग कार्यक्रम के शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन इस बुलेटिन का वक्त पूरा हो चुका है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सब बनेंगे